क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगी तो जब भी कट लग जाए तो उसके बाद ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप लोगों को पता है कि ब्लीडिंग को रोकने में या तो प्लेटलेट का काम होता है या क्लॉटिंग फैक्टर का काम होता है। विटामिन के कहाँ पे एक्टिवेट होती है? लीवर में, और विटामिन के हेल्प इन कोagulation। तो अगर लीवर काम नहीं करेगा, विटामिन के एक्टिवेशन भी नहीं होगी, क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं बनेंगे, तो फिर ब्लीडिंग चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ लेके हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हर टाइम होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टोरेज नहीं होगी। वेरी गुड। हम एक्सिस ग्लूकोज को कहाँ पे स्टोर करते? लीवर में स्टोर करते, और हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। आप लोगों को पता है, तो जब ग्लाइकोजन फॉर एग्जांपल नहीं बनेगी तो स्टोर भी जनाब कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजेनेसिस भी नहीं होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगा, और दोनों केसेस के अंदर जो स्टोर नहीं होंगे तो जनाब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया का इशू भी होगा। और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ये लोग क्या हो सकते हैं? अनकॉन्शियस हो सकते हैं, क्योंकि द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन इज ग्लूकोज, और अगर ब्रेन को ग्लूकोज ना मिले द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस। हेपेटिक सीरोसिस के अंदर अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द मेन साइन ऑन विच वी कैन फोकस ऑन डेली बेसिस, आंसर इज शुगर स्टेटस, ब्लड ग्लूकोज स्टेटस। हम रोजाना ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज चेक करते, अगर यह बंदा हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, हाइपरग्लाइसीमिया इज नॉट अ इशू बट हाइपोग्लाइसीमिया कैन काज डेथ, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए रिच सोर्स क्या चाहिए? ग्लूकोज, और अगर ब्रेन को 90 सेकंड्स तक ग्लूकोज ना मिले द पेशेंट डेवलप अनकॉन्शियसनेस। और ऐसा अनकॉन्शियसनेस जिसमें पेशेंट होश में ना आए विद इन 24 आवर, इसको कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा। ये पेशेंट किस में जा सकता है? कोमा में जा सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लेके, दीज पीपल डिवेलप हेपेटिक इनकैप। इनकैप से मुराद क्या है? हेपेटिक इनकैप भी कहते हैं, और इसको इनसेफेलोपैथी भी कहते हैं। हेपेटिक इनसेफेलोपैथी, व्हाट इज दिस? हेपेटिक का मतलब क्या है? लीवर। एनसेफेलॉन इज द वर्ड फॉर ब्रेन, पैथी मीन डिजीज। Involvement of the brain when the primary problem lies in the liver, it is called hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy भी लोग इसको कहते हैं, hepatic encephalopathy भी लोग इसको कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखे ब्रेन इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू लीवर डैमेज, that is called hepatic encephalopathy. Why? Anyone? बस ये मैंने बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों को बताया था। किसी को पुरानी यादें जो है ना अगर ताज़ा करनी है तो बताएं। हाँ, वैसे आम लैंग्वेज में बताए ना, अगर किसी को लीवर इशू है उसमें ब्रेन क्यों इन्वॉल्व हो सकता है? हाँ जी, ओके। नंबर 1 इज ग्लूकोज, कि ग्लूकोज की कमी से ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। एक्सीलेंट। और हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के अंदर सीजर होता है, एपिलेप्सी होती है, सीजर्स। ठीक है ना, पेशेंट को झटके लगते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, फिट्स। क्यों? तो लीवर का क्या कसूर है ब्लड में? लीवर ने तो ब्लड नहीं लेके देना ऊपर, तो वेसल में जाएगा। तो ब्लड तो पोर्टल वेन पे नहीं जाती, ब्लड आर्टरी में जाती है, वेन में नहीं। ब्लड फ्रॉम द हार्ट रीचिंग टू द आर्टरी द ब्रेन। ब्रेन की अपनी सर्किट है, ये तो लीवर की सर्किट है। कौन सी टॉक्सिसिटी जी? और कौन सी एक है ना जो इंपॉर्टेंट है? ओके, आप लोगों को बताया था अमोनिया लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है, अमोनिया इज द टॉक्सिक गैस। यस, अमोनिया ये टॉक्सिक गैस है, ये डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होती है। अमोनिया इज अ टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये किससे प्रोड्यूस होती है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। और अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। किस में कन्वर्ट करते हैं? यूरिया। और यूरिया इज अ लेस टॉक्सिक। लेकिन अमोनिया की यूरिया में कन्वर्जन कौन करता है? लीवर करता है। ये हमने यूरिया साइकिल पढ़ा था, अगर आप लोग को याद है।
तो जब लीवर ख़राब हो जाए, लीवर काम करना छोड़ दे, तो फिर अमोनिया की जो लेवल है वो बॉडी में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंडीशन इज हाइपर अमोनीमिया, ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ना, और जब अमोनिया ज़्यादा हो जाए इट विल क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट कैन डैमेज द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। ठीक है जी। ओके, ब्रेन की एक्टिविटी को मालूम करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? बस, if we want to see the activity of the brain, which test you will order to the patient? Answer is EEG। इसको हम क्या कहते हैं? EEG। जिस तरह ECG है ना, ECG वो हार्ट के लिए होता है, तो EEG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। EEG ये टेस्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए? ब्रेन के लिए। अगर ब्रेन के लिए किसी भी पेशेंट की हम EEG करें और एग्जामिनर आप लोगों को पूछे कि डेल्टा वेव शो हो रहे, कौन से वेव शो हो रहे? डेल्टा वेव। ये बस याद रखें, डेल्टा वेव ऑन EEG इट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। कि जब भी EEG के ऊपर डेल्टा वेव आ जाए, इसका मतलब कि इस बंदे की प्राइमरी इशू लीवर में है और अमोनिया इतना बढ़ चुका है कि वो किसको क्रॉस कर चुकी है? ब्लड ब्रेन बैरियर, और वो ब्रेन को इन्वॉल्व कर चुकी है। सो व्हाट यू विल सी ऑन EEG ऑन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी पेशेंट, आंसर इज डेल्टा वेव। क्लियर है? जिस तरह हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी मालूम करते ECG पे, तो ब्रेन की एक्टिविटी मालूम करते हैं EEG पे। क्लियर है? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसकी जनाब इसमें और कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं आप लोगों के ख्याल में? सीरोटिक पेशेंट को, हाँ बहुत से, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, स्पाइडर एंजियोमेटा, या इसमें हीमोराइड्स हो सकते हैं, बिलिरुबिन, तो पेशेंट लुक लाइक येलो, जॉइंटिस, एक्सीलेंट, जॉइंटिस हमने बात की थी ना जॉइंटिस की। जॉइंटिस इज नथिंग बट इट इज द इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये हमारे पास हेपेटिक जॉइंटिस है, क्योंकि इसका इशू कहाँ पे है? लीवर में है। और जॉइंटिस का दूसरा नाम है एक्टरस, एक्टरस। तो जब पेशेंट की हम स्क्लेरा को देखते हैं, ये वाइट एरिया ये येलो नजर आएगा, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा इज अ साइन ऑफ जॉइंटिस। ठीक है, ये जॉइंटिस की निशानी है। ओके, एसोफेगस आप लोगों को कुछ दिन पहले पढ़ाया था। एसोफेगस की जो लोअर एंड है वहां पे देखे ना, वहां से ब्लड सप्लाई किधर जाती है? लोअर एंड ऑफ एसोफेगस लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल वेन में आता है। पोर्टल वेन में अगर फॉर एग्जांपल क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पे प्रेशर जाएगी क्या? नहीं। तो पोर्टल वेन प्रेशर जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस की जो वेन है वो क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। इसको एसोफेजियल वेरिसिस कहते हैं। अगर आप लोग जाकर वो वाले एरिया देखें, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखें यहाँ पे इतना याद रखें, दिस इज एसोफेगस, इसकी अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। लोअर 1/3 से जो वीनस ब्लड ले जाने वाला वेन है दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन होता है किस वेन को? पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन ब्लड किसको देता है? लीवर को। तो अगर लीवर खराब है, पोर्टल वेन पे प्रेशर बढ़ेगा, तो पोर्टल वेन इस साइड पे स्प्लीनिक वेन पे प्रेशर लगाएगा, स्प्लीनोमेगेली, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इस लोअर एंड ऑफ एसोफेगस पे प्रेशर बढ़ाएगा, और लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे वेन की क्या हो जाएगी? डायलेशन। डायलेशन ऑफ लोअर 1/3 ऑफ वेन इन द एसोफेगस इज कॉल्ड एसोफेजियल वेरिसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एसोफेजियल वेरिसिस। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों के पास अवेलेबल है। बट एसोफेजियल वेरिसिस इज नथिंग but it is the abnormal dilatation of vein in the lower end of esophagus when there is portal hypertension। और portal hypertension तब होती है when usually there is cirrhosis। क्लियर है? तो esophageal varices के अंदर ये वेन जो है lower end of esophagus में, वो कंस्ट्रिक्ट होंगे कि डायलेट होंगे? हाँ जी, डायलेट होंगे। और जब ये डायलेट होंगे तो उसकी रप्चर चांसेस भी क्या होंगे? ज़्यादा। तो पेशेंट जब वॉमिट करेगा तो उसमें ब्लड भी आ सकता है। यहाँ पे लेके एक एसोफेजियल वेरिसिस पेशेंट में पेनलेस हीमाटोमेसिस होता है। हीमाटोमेसिस मीन ब्लड इन द वोमिट, मतलब वोमिटिंग में अगर ब्लीडिंग आती है, ब्लड आता है, उसको हम हीमाटोमेसिस कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है? पेनलेस हीमाटोमेसिस। पेशेंट मतलब वोमिट करेगा, उसको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, पेनलेस होगा, लेकिन वोमिट के अंदर फ्रेश ब्लड ज़रूर होगा। तो अगर पेशेंट आप लोगों को एग्जाम में आ जाए कि पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ CLD, पेशेंट को क्या है? CLD। पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ हेपेटाइटिस B एंड C,
फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, और फिर वो आया है पेनलेस हेमाटोमेसिस के साथ। इसका मतलब कि लॉन्ग रन में लीवर डैमेज हुआ है और उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, और पोर्टल हाइपरटेंशन ने बैक प्रेशर लगाया है एसोफेगस पे। एसोफेजियल क्या हुआ था? वेरिसिस। अब वो वेन इतने डायलेट हुए थे कि वो क्या हो चुके हैं? रप्चर, एंड दैट लीड टू पेनलेस हेमाटोमेसिस। तो जब भी इनमें से कोई भी हिस्ट्री एग्जाम में आ जाए और वो कहे कि पेनलेस हेमाटोमेसिस है पेशेंट को, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस चीज़ का इशू है? एसोफेजियल वेरिसिस, रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसिस का है। और अगर एसोफेजियल वेरिसिस रप्चर्ड हो जाए तो हम अक्टीरियोटाइड देते हैं। अक्ट्रियोटाइड इज द ड्रग। अक्ट्रियोटाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रप्चर एसोफेजियल वेरिसिस। एसोफेजियल वेरिसिस में ब्लीडिंग क्यों होगी वोमिटिंग में? क्योंकि इसमें वेसल रप्चर हो जाते हैं। तो हमने ऐसा ड्रग देना है कि हम वेसल को क्या करें? कंस्ट्रक्ट। अक्ट्रियोटाइड इज द बेस्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ एसोफेजियल वेन। ये एसोफेजियल वेन को क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, और ये ब्लीडिंग की टेंडेंसी को कम करता है। ठीक है। सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसकी सीरोटिक पेशेंट, इसकी देखें सीरोसिस ऑफ पेशेंट की अगर हम इन्वेस्टिगेशन को देखें, इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों को यह पता होना चाहिए, हम LFT करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें बिलिरुबिन क्या होगा? बिलिरुबिन ज्यादा होगा जॉन्डिस है पेशेंट को। ठीक है। एल्ब्यूमिन लेवल क्या होगा? एल्ब्यूमिन कम होगा पेशेंट को एसाइटिस है। ठीक है। दूसरी बात, उसमें अगर हम AST ALT देखेंगे वो भी क्या होंगे? रेस। AST ALT रेस, एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज, बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज। ठीक है। और साथ में जब हम पाल्पेशन करेंगे, अगर इनिशियल स्टेजेस है हेपेटोमेगेली, लेट स्टेज है तो हेपेटिक एट्रोपी, अल्ट्रासाउंड करेंगे और फिर बायोप्सी लेंगे। बायोप्सी लेने के बाद हम कंफर्म करेंगे कि इस पेशेंट में सिर्फ सीरोसिस है या ये पेशेंट कार्सिनोमा का पेशेंट है, क्योंकि सीरोसिस के बाद लीवर कैंसर के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। उसको हम क्या कहते हैं? HCC, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। तो हाउ टू डिफरेंशिएट ये सीरोसिस पेशेंट है या कार्सिनोमा पेशेंट है? वी विल टेक बायोप्सी फ्रॉम द लीवर। हम लीवर से क्या लेते हैं? बायोप्सी। ये टेक्निक जिंदगी के लिए याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अगर आप बायोप्सी लेंगे लीवर से बायोप्सी लेंगे, पेशेंट को क्या कहेंगे? क्या बात? पेशेंट को क्या कमांड देंगे, या पेशेंट को हम क्या कहेंगे बायोप्सी लेते वक्त? पेशेंट को लेटाएंगे या पेशेंट को बैठाएंगे या पेशेंट को बायोप्सी लेते वक्त क्या कमांड देंगे ताकि आपसे इंजरी के चांसेस कम हो जाए? लीवर इज अ फिक्स ऑर्गन या मोबाइल ऑर्गन? हाँ, इट इज अ माइल्ड मोबाइल ऑर्गन। ये क्या है? माइल्ड मोबाइल है, क्योंकि डायफ्राम ऊपर नीचे जाता है। ये डायफ्राम के साथ है, तो ये डायफ्राम के साथ ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप बायोप्सी लेते हैं, लीवर बाहर से बहुत स्मूथ होता है, स्मूथ कवर होता है। ठीक है। आप लोगों ने ये जो अभी बड़ी ईद पे आप लोग देख लेना, लीवर देखा है कि नहीं जानवरों की, जिसको क्या कहते, कलेजी कहते हैं ना, ये लीवर होता है। ठीक है। वैसे लोग इसको जिगर कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल बाहर से क्या होता है? स्मूथ होता है, स्मूथ। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप बायोप्सी लेते हैं और पेशेंट अपने हिसाब से सांस लेता रहे, तो जब वो सांस लेगा तो बायोप्सी की साइड चेंज हो सकती है कि नहीं? या वो जब सांस छोड़ेगा तो बायोप्सी की साइड फिर चेंज हो सकती है। तो जब वो सांस लेगा और छोड़ेगा उस टाइम अगर आप बायोप्सी लेंगे, इसका मतलब आप एरिया को गलत जगह पे पंक्चर कर सकते हैं, या वो नीडल स्लिप हो सकती है। और अगर नीडल स्लिप हो जाए तो क्या हो सकती है? ब्लीडिंग। और अगर ब्लीडिंग हो जाए तो फिर क्या होगा? रुक सकेगी? नहीं रुक सकेगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। पेशेंट को क्या कहेंगे कि आप 10 से 12 सेकंड अपना सांस रोक ले। ठीक है ना। वो सांस रोकेगा तो आप ऐसा ना हो कि वो सांस रोके और आपको जगह का नहीं पता कि कहाँ पे जनाब बायोप्सी लेनी है। पहले जगह को पिन पॉइंट करना है, क्योंकि सांस तो 10-12 सेकंड के लिए रोक सकता है ना। ठीक है। तो वो 10-12 सेकंड तक सांस रोकेगा ताकि आपको एरिया स्टेबल हो, तो स्टेबल एरिया से आप क्या करेंगे? बायोप्सी लेंगे। लीवर बायोप्सी इज अ वेरी रिस्कफुल बायोप्सी, क्योंकि इसके अंदर रिस्क के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जनाब लीवर के अंदर। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज लीवर ट्रांसप्लांट। हम क्या करते हैं? क्योंकि वाई? द रीजन इज इरिवर्सिबल डैमेज। ये इरिवर्सिबल है। जब हम इंजरी को रिवर्स ही नहीं कर सकते तो ट्रीटमेंट में तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लिखे, डेफिनेटिव।
लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज लीवर ट्रांसप्लांट, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। सिम्टोमेटिक से मुराद ये है ना, बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर देंगे पेशेंट को। एल्ब्यूमिन की इंजेक्शन कितनी की है? मैंने अभी जब गांव गया था ना, एक पेशेंट को ला के दिया है। हाउ मच कास्ट एल्ब्यूमिन इंजेक्शन वैसे? हाँ, आप लोग के ख्याल में कितने का होगा? प्रोटीन है ना? हाँ, एल्ब्यूमिन इंजेक्शन जो सीरोटिक पेशेंट को लगाते हैं ना, मतलब खैर मैंने तो वो अस्पताल से उठाया है हाफ रेट पे, उसकी जो फुल रेट है ना वो 85,000 है, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन इंजेक्शन की। तो वो बेचारा जो है ना, ये इंजेक्शन हर 2 महीने बाद लगाता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला सबको बचाए इन चीज़ों से, हाँ ना। और देते भी नहीं है लोग। ये एक्टेरिमा का नाम सुना है? एक्टेरिमा जो कोरोना वायरस में लगाते हैं, ये कितने का है? ये मेरे पास इतनी पड़ी थी ना, इतनी बात सुने, पता नहीं आजकल इसका इतना डिमांड है ना, इतना। एक्टेरिमा इंजेक्शन कितने को है? 60 पे कोई देता है आजकल? एक्टेरिमा इंजेक्शन 1,20,000 पे भी लोगों ने दिया है। ऑक्टेरिमा इंजेक्शन आजकल 80-70 पे मिल रहा है। 65 पे तो बहुत जानने वाले हो, या आपको कोई भाई कहता हो तो दे देता है, 80 से कम नहीं देता, ठीक है ना। और ये मैंने खुद ली थी, मैंने खुद किसी पेशेंट को दी थी। ये कोरोना वायरस से थोड़ा पहले, कोई 2 साल पहले की बात है, कोई 1.5 साल पहले की, मैंने वैसे किसी बंदे को दी थी और मैंने 6-6 हज़ार रुपये पे दी थी वो, ठीक है ना। ये मुसलमान ही है यहाँ पे, हाँ, पाकिस्तान में जो चीज़ 5,000 की है वो 80,000 पे बिक रही है। द रीज़न है कि हम इसमें बिजनेस करें, कितना जुल्म है यार। और कोरोना तो ये नहीं देखता कि ये मालदार है कि गरीब, वो तो सबको हो जाता है। तो अल्लाह ताला सबको बचाए, ठीक है ना। लेकिन लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। हाँ जी, वो कहते हैं बस 80,000 पे ठीक है, ठीक है ना। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते, एल्ब्यूमिन नहीं है तो उसकी इंजेक्शन देते, क्लॉटिंग फैक्टर देते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाहर से इन्फ्यूज़ करते, पेशेंट को, सीरोटिक पेशेंट को ठीक करवा देते हैं, ठीक है जी। टाइम क्या हुआ है? हाँ हाँ जी, आज इतना कर ले, इंशाल्लाह कल से पढ़ लें क्लास। आज पहला दिन है, ठीक है। और दूसरी बात सुने आखिर में, एक टाइम बताए, देखे कल से सारे रेगुलर और टाइम